हेलो स्टूडेंट्स, संपूर्ण हिंदी साहित्य के लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले इन डिटेल स्टडी करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होते हैं वो हम वीडियो के एंड में करते हैं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ था। विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी इत्यादि। कालांतर यानी कि पिछले समय में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो पहले जो पश्चिमी हिंदी थी वो और उसकी जो खड़ी बोली थी वही विकसित होकर अब अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। ध्यान रखिएगा, हिंदी राजभाषा है, अभी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है, इसका रीज़न भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो सरकारी कामकाज की भाषा है हिंदी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की मातृभाषा भी है हिंदी, ठीक है, लेकिन इसे अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। उसका रीज़न हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया और कैसे किया? तो सबसे पहले भारतीय आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण किया गया था डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन के अनुसार। उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। तो सबसे पहले उन्होंने इसे बाह्य उपशाखा में बांटा, और बाह्य उपशाखा में भी 3 तरीके से बांटा गया। उत्तरी पश्चिमी समूह जिसमें लहंदा और सिंधी आती हैं, दक्षिणी समूह जिसमें मराठी आती है, और पूर्वी समूह जिसमें उड़िया, बिहारी, असमिया और बांग्ला आती है। फिर उसके बाद उन्होंने किया था उसका वर्गीकरण मध्य उपशाखा में, इसमें आती है पूर्वी हिंदी। और फिर किया था अंत उपशाखा में, उसमें आते हैं केंद्रीय समूह और पहाड़ी समूह। केंद्रीय समूह में आती है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी और राजस्थानी, जबकि पहाड़ी समूह में आती है नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे वर्गीकरण हुआ, किसने किया और उसने किस ग्रुप में किसे लिखा। तो आप इसे अभी ऐसे पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम एमसीक्यू भी करेंगे, तो हर क्वेश्चन की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जिसमें कि आपको आसानी से याद हो जाए। दूसरा वर्गीकरण किया था डॉक्टर हार्नले ने। उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन से? पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में आती है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया, जबकि पश्चिम गौड़ियन में आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में आती है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, और दक्षिणी गौड़ियन में आती है मराठी, ठीक है। तो पहले हमने जॉर्ज गिरेसन का वर्गीकरण देख लिया था कि उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कैसे विभाजित किया। फिर हमने डॉक्टर हार्नले का भी देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार उन्होंने किस तरह से वर्गीकरण किया। तो भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण किया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया। तो वो क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर, कि जिस क्षेत्र की थी उसी के हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम सारा भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप और आधुनिक भाषाएं क्या हैं? पहली है, यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे अपभ्रंश और यहाँ पे उनकी आधुनिक भाषाएं। तो शोरसेनी अपभ्रंश, इसमें आएगी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। फिर है मागधी अपभ्रंश, उसमें आती है बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश, इसमें आती है पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसमें आती है मराठी। और बाजड़ पैशाची अपभ्रंश में आती है लहंदा, पंजाबी और सिंधी। तो हम इसे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं अभी। स्पष्टतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो वो अपभ्रंश से हुआ, क्योंकि जो भी भाषाएं होती है ना, वो अपने पहले वाली पीढ़ी से ही विकसित होती हैं। तो इससे पहले वाली पीढ़ी क्या थी? अपभ्रंश की थी, ठीक है। अपभ्रंश भी हमने कई तरह के पढ़ लिए, जैसे कि शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय, प्राचीन पैशाची। तो इनसे ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न स्वरूप प्रचलित थे, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री इत्यादि। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या सम्मिलित है? ये सारी जो भाषाएं हैं वो सम्मिलित हैं।
चूँकि इन सभी भारतीय आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। क्योंकि ये सभी कहाँ से बनी हैं? सबसे पहले तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसमें 2 संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके MCQ भी कर चुके हैं। और उसके बाद अब संस्कृत के बाद फिर हमारी वो आई थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश थे। फिर अपभ्रंश से बहुत सारे अपभ्रंश बने और बहुत सारी भाषाएं बनी। तो इसका जो मेन जन्मदात्री जो भाषा है वो कौन है? वो संस्कृत ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का स्रोत क्या है? वो है संस्कृत। इसलिए इन सभी आर्य भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये नहीं होता कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं वही आएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आप डिटेल में पढ़िए। अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसका मेन पार्ट बाकी है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी का भौगोलिक विस्तार। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम करते हैं अपने MCQs में कन्वर्ट, जिससे कि हमें अलग अलग ये याद रहे, कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब देखिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा ज़रा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर हानले ने और भोलानाथ तिवारी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो उन्होंने किया था कि बाह्य उपशाखा में, जिसमें उत्तरी पश्चिमी समूह लहंदा सिंधी आते हैं, दक्षिणी समूह मराठी आती है, पूर्वी समूह उड़िया, बिहारी, असमिया और बांग्ला आती है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाता है। मध्य उपशाखा में आता था मध्यवर्ती समूह, जिसमें पूर्वी हिंदी है, और अंत्य उपशाखा में आता था केंद्रीय समूह, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी और पहाड़ी समूह, जिसमें नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर हानले के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार है? तो वो 4 भागों में है। पूर्वी गौड़ियन, जिसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया है। पश्चिमी गौड़ियन, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी है। उत्तरी गौड़ियन, जिसमें गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी है। और दक्षिणी गौड़ियन, जिसमें मराठी है। तो देखिए, एक बार हमने डिटेल में पढ़ा, अब हम इसको अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। 2 बार तो आपका यहीं पे हो गया, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया? तो उन्होंने किया था अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर। और वो क्षेत्रीय स्वरूप क्या हैं? शौरसेनी अपभ्रंश में है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। मागधी में है बंगला, बिहारी, असमिया और उड़िया। अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में है मराठी और राजशाही में है लहंदा, पंजाबी और सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का स्रोत क्या है? तो संस्कृत है, क्योंकि यहीं से सारी भाषाएं निकली हैं, सारी बोलियां निकली हैं, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, छोटा सा टॉपिक था, थोड़े से ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार क्या है, और इसमें सारी पश्चिमी हिंदी वगैरह और उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। और अगर आप बहुत अच्छे से अपने हिंदी साहित्य को कवर करना चाहते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया। इससे बेटर है कि आप सिस्टमेटिकली पढ़िए और उसे लर्न करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और पेपर वाले दिन अपने नोट्स को पढ़िए।